बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने कार्डियोमायोपैथी को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर कार्डियोमायोपैथी के अंदर हमने इसकी 3 डिजीज़ को पढ़ा था। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी था। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की आगे मज़ीद 2 टाइप्स थी। उसके बाद हमने हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी को पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है वो तीसरी डिजीज़ जो थी वो इनफिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी थी। आज जो हमने पढ़ा वो रूमेटिक फ़ीवर है। तो हम इस वीडियोस के अंदर इन चारों टॉपिक्स को जो है वो रिवाइज़ करेंगे और एक क्विक रिव्यू इनका बनाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर हार्ट की मायोकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशंस हो जाती है और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से हार्ट के मसल जो होते हैं वो डायलेट कर जाते होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम कार्डियोमायोपैथी कहते होते हैं। नॉर्मली क्या कार्डियोमायोपैथी कहते होते हैं, नॉर्मली क्या होता है, हमारे हार्ट की डायग्राम ये है कि राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, इनके दरमियान जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वाल्व होता है इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते होते हैं। और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान वाल्व होता है इसको हम पल्मोनिक वाल्व कहते होते हैं। उसके बाद जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होता है इसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं। उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान जो वाल्व होता है इसको हम एओर्टिक वाल्व कहते हैं। हमारे हार्ट की 3 लेयर होती है। एपिकार्डियम होती है जिसको हम पेरिकार्डियम भी कहते होते हैं, मायोकार्डियम होती है और एंडोकार्डियम होती है। अगर एपिकार्डियम की पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम इसको पेरिकार्डाइटिस कहते होते थे। अगर मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो हम इसको मायोकार्डाइटिस कहते होते थे। मायोकार्डियम ऐसी लेयर होती है जो कि हार्ट की पंपिंग मस्कुलर लेयर होती है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाती है। उसके बाद जो इनर लेयर होती है इसको हम एंडोकार्डियम कहते होते हैं। एंडोकार्डियम ऐसी लेयर होती है जो कि हमारे हार्ट की इनर लेयर होती है और हार्ट के वाल्व को लाइन कर रही होती है। अगर एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम एंडोकार्डाइटिस कहते होते थे और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती थी। उसके बाद सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा होती है। सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो हेड और नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है और राइट एट्रियम में ड्रेन करती होती है। इन्फीरियर वेना केवा होती है जो कि बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आती है और राइट एट्रियम में ड्रेन करती होती है। सुपीरियर वेना केवा में एक और वेन ड्रेन करती है जिसको हम जुगुलर वेनस प्रेशर भी जुगुलर वेन्स भी कहते होते हैं। ये 2 वेन्स होती है, एक एक्सटर्नल जुगुलर वेन्स होती है और एक इंटरनल जुगुलर वेन्स होती है। अब नॉर्मली देखें हार्ट की हमने जो फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसके अंदर क्या होता था कि राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड जब ब्लड आता है फिल होता है तो राइट एट्रियम के अंदर ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट होती है जिसकी मदद से यह ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये ओपन हो जाता है। जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की फिलिंग होती है। जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की फिलिंग हो जाती है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम इसके अंदर ब्लड का बढ़ जाता है, तो ये नॉर्मली ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये क्लोज हो जाता है। अगर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से ये वाल्व ओपन रह जाता है तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस रिगर्जिटेट करके राइट एट्रियम में चला जाता होता है और ये एबनॉर्मेलिटी होती है। इससे हमें ये पता चला कि हमारे हार्ट के वाल्व का 2 काम होते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछे कि हार्ट के वाल्व के फंक्शन बताओ तो आपने 2 फंक्शन ज़रूर बताने, ये कभी भी नहीं भूलने। एक तो ये होता है कि ये ब्लड को एक डायरेक्शन में फ़्लो करवाते होते हैं और दूसरा ये होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को जो है वो ये रोकते होते हैं। ये 2 काम होते हैं हमारे हार्ट के वाल्व के। उसके बाद क्या होता है कि जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो होता है वह पल्मोनिक वाल्व ओपन होता है और यहाँ से पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये लंग्स के पास जाता होता है। राइट वेंट्रिकल से फर्स्ट पल्मोनरी ट्रंक निकलती होती है। पल्मोनरी ट्रंक की मज़ीद आगे 2 ब्रांचेज होती है, एक लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है और एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है। लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये लेफ़्ट लंग्स के पास ब्लड को लेकर जाती है और राइट पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये राइट लंग्स के पास ब्लड को लेकर जाती होती है। जब लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है एल्वियोलाई के अंदर और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और यहाँ से फिर आगे लंग्स के आगे हमारे पास 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं और इन पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है। लेफ़्ट एट्रियम से जब ब्लड जो होता है जब आता है तो इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। जब इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पे इम्पल्सिस जनरेट होती है और यहाँ से मिट्रल वाल्व ओपन होता है और मिट्रल वाल्व जब ओपन होता है तो लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला जाता है।
लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है तो ये मिट्रल वाल्व नॉर्मली क्लोज़ हो जाता है, फिजियोलॉजिकली ये क्लोज़ हो जाता है। तो जब ये क्लोज़ हो जाता है तो फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में जाता है और एओर्टा की मज़ीद 2-3 ब्रांचेज़ होती है। एओर्टा असेंडिंग एओर्टा होता है और एक आर्च ऑफ एओर्टा होता है। आर्च ऑफ एओर्टा की मज़ीद आगे ब्रांचेज़ होती है। उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा होता है। डिसेंडिंग एओर्टा की मज़ीद ब्रांचेज़ होती है। एब्डोमिनल एओर्टा होता है, थोरेसिक एओर्टा होता है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमने अपने टॉपिक पे रहना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती है जो कि मैंने बता दी। पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है और एंडोकार्डियम होती है। और कार्डियोमायोपैथी के अंदर हमारा वास्ता जो पड़ेगा वो मायोकार्डियम के साथ पड़ेगा। हम ना पेरिकार्डियम को डिस्कस करेंगे ना एंडोकार्डियम को डिस्कस करेंगे, और ये एक अलहदा टॉपिक है और इनको हम काफ़ी डिटेल के अंदर कर चुके हैं पेरिकार्डाइटिस को। अब हम जो है मायोकार्डियम को देखेंगे। आज अब जो पहली टाइप्स होती है कार्डियोमायोपैथी की वो आ जाती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक हो गया। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की आगे 2 और टाइप्स होती है, जैसा कि पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी होती है और एक ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होती है जिसको हम टैकोट सोबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते होते हैं। सेकंड टाइप्स जो होती है वो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। उसके बाद थर्ड टाइप जो होती है वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है कि हार्ट के मसल्स जो होते हैं वो बियॉन्ड द लिमिट जो होते हैं वो डायलेट कर जाते होते हैं। उनके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, वो सिस्टोलिक फेज में नहीं आ सकते, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज़ होगी वो वेंट्रिकल मसल जो होंगे वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट कर जाएंगे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जो है वो आगे एओर्टा में नहीं जाएगा। एओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में रिमेन रहेगा। तो एंड इजेक्शन फ्रैक्शन जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज़ होगी तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा। जब बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा तो पेशेंट के अंदर सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो होती है, कार्डियोमायोपैथी की 3 टाइप्स में से मोस्ट कॉमन टाइप्स जो होती है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हॉस्पिटल में 100 पेशेंट प्रेजेंट करते हैं ना कार्डियोमायोपैथी के, तो उनमें से 90 पेशेंट जो होंगे वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के होंगे। और इसके अंदर जो मेन बात होती है ये आपने कभी नहीं भूलना, इसके अंदर एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी, सिमेट्रिकल एक्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी होती है। वो क्या होती है अब ये देखें। जब इसके अंदर डायलेट हो जाते हैं मसल्स, डायलेट हो जाती है तो ये बाहर को हाइपरट्रोफी होती है। तो वेंट्रिकल्स का एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि दोनों तरफ के वेंट्रिकल्स की डायलेशन हो जाती है, तो इसके अंदर ये हाइपरट्रोफी होती है। उसके बाद इसका एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम जो है, जब वेंट्रिकल से ब्लड ही नहीं बाहर इजेक्ट होगा तो एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। इसके अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन आता है जब वेंट्रिकल की मायोकार्डियम, वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वेंट्रिकल का साइज़ बढ़ जाएगा, तो जब ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी की फॉर्म में नहीं आएंगे तो इस बंदे के अंदर हमें सिस्टोलिक जो डिसफंक्शन मिलता होता है। उसके बाद हम इसके काज देख लेते हैं कि इसके काज क्या होते हैं। जो कि हमने ये तो देख लिया कि इसके अंदर जो है वो वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेट कर जाते होते हैं, मायोकार्डियल लेयर जो है वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट कर जाती है। अब किस वजह से करती है वो हमने काज देखना है। फर्स्ट जो इसका एग्जैक्ट काज है वो अननोन है, मतलब ये कि इडियोपैथिक है। फॉर एग्जांपल इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, मगर ये भी कंसीडर किया जाता है कि ये फेमिलियर हिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की फैमिली में अगर किसी के बाप को है तो आगे बच्चे को भी ये हो सकती है, तो इस तरह ये फेमिलियर हिस्ट्री भी हो सकती है। उसके बाद कुछ ड्रग्स होती है जिनके यूज़ से भी हार्ट के मसल जो है वो डायलेट कर सकते हैं। और वो ड्रग्स क्या होती है, अगर कोई बंदा क्रोनिकली अल्कोहल का यूज़ करता है तो अल्कोहल जो होती है ये हार्ट की मायोकार्डियम लेयर को डैमेज करवा सकती है। जब डैमेज होगी तो वीक हो जाएगी, जब वीक हो जाएगी मायोकार्डियम तो ये बियॉन्ड द लिमिट जो होती है ये डायलेट कर जाती होती है। उसके बाद हम क्या देख लेते हैं, वेट बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी ऐसी डिजीज़ है जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन B1 को हम थायामीन भी कहते होते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो वेट बेरीबेरी होती है ये भी मायोकार्डियम को डायलेट करवा सकती है और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। उसके बाद कोकेन को अगर कोई क्रोनिकली यूज़ करता है तो ये भी हार्ट के मसल्स को डैमेज करवा सकती है और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। उसके बाद चगास डिजीज़ जो कि एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन की वजह से होती है। ट्राइपैनोसोमा क्रूजी एक पैरासाइट्स होता है जिसकी इन्फेक्शंस की वजह से होती है और ये मोस्टली जो है ये अमेरिका में होती है चगास डिजीज़। और ये
एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। उसके बाद डोक्सोरोबिसन का अगर कोई क्रोनिकली यूज़ करता है तो उससे भी हार्ट के मसल जो है वो डायलेट कर सकते हैं। डोक्सोरोबिसन क्या है? डोक्सोरोबिसन एक कीमोथेरापिटिक ड्रग्स है, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, ठीक हो गया। और डोक्सीरोबिसन का अगर कोई क्रोनिकली यूज़ करता है तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। उसके अलावा ये डोक्सोरोबिसन जो होती है ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस भी करवा देती होती है। डोक्सोरोबिसन का फिजियोलॉजिकली काम क्या क्या होता है? ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम्स की जो होती है ये ब्रेक डाउन करती है। टोपो आइसोमरेज ऐसा एंजाइम होता है जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ करवाता है। जब टोपो आइसोमरेज एंजाइम्स की ब्रेक डाउन हो जाएगी, कैंसर सेल्स की ग्रोथ नहीं होगी। इस तरह ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। उसके बाद हम इसका जो सेकंड काज है वो एक वायरल इन्फेक्शंस भी, जो वायरल इन्फेक्शंस भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकते हैं, हार्ट के मसल्स को डैमेज करवा सकते हैं। और उनके अंदर क्या आता है? कोक्ससैकी बी वायरस आता है जो कि ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकता है। उसके बाद क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ CAD, अगर किसी को क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है, हमें पता है कि क्रोनरी आर्टरी जो है ये हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड देती है, हार्ट को ब्लड देती है। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो मसल्स को ब्लड सप्लाई वीक होगी। जब मसल्स को ब्लड सप्लाई कम होगी तो हार्ट के मसल जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, वीक हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और ये बियॉन्ड द लिमिट डायलेट कर जाएंगे। इस तरह से ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकते हैं। उसके बाद हीमोक्रोमाटोसिस, ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। एक्सेस आयरन डिपॉजिट इन द बॉडी इज कॉल्ड हीमोक्रोमाटोसिस। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 4 से 5 ग्राम आयरन होता है। अगर इससे ज़्यादा आयरन एक्सीड कर जाता है तो इसको हम हीमोक्रोमाटोसिस कहते हैं। आयरन जो है हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पर जो है ये डिपॉजिट हो सकता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिवर में ये डिपॉजिट हो सकता है और ये जॉन्डिस करवा सकता है। उसके बाद ये स्किन में डिपॉजिट हो सकता है। उसके बाद ये अगर हार्ट में डिपॉजिट हो जाता है, हार्ट की मायोकार्डियम लेयर में, तो ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकता है, ठीक होगा। उसके बाद अगर थायरोटॉक्सिस, अगर थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो हमें पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं, BP इंक्रीज़ करवाते हैं। जब BP इंक्रीज़ होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हार्ट के मसल जो है वो ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी तो एक वक्त आएगा कि वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट कर जाएंगे, तो ये भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर हमें क्लिनिकल फीचर देखने को क्या मिलते हैं, पेशेंट किस तरह हमारे पास हॉस्पिटल में आता है और हम क्या क्लिनिकल फीचर उसके अंदर देखते हैं। उसके अंदर फर्स्ट तो BP हमें डिक्रीज़ मिलेगा। BP क्यों डिक्रीज़ मिलेगा? इसकी वजह यह है कि जब डायलेट कर गया वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल जब डायलेट कर गया तो वेंट्रिकल्स के डायलेट होने की वजह से जो है वेंट्रिकल से सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से एओर्टा में ब्लड कम जा रहा है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ है, जिसकी वजह से बॉडी को ब्लड कम मिल रहा है। तो इस वजह से BP जो है वो डिक्रीज़ होता है। पेशेंट जो होता है वो हाइपोटेंशन होती है पेशेंट को, ठीक हो गया। उसके बाद डिजीनेस आएगी। जब बॉडी को ऑर्गन्स को ब्लड कम मिलेगा तो जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो पेशेंट के अंदर डिजीनेस आएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। उसके बाद पल्स वीक मिलेगी। जब वेंट्रिकल से ब्लड आगे इजेक्ट कम हो रहा है, एओर्टा में बॉडी को ब्लड कम मिल रहा है तो पल्स वीक मिलेगी। उसके बाद जब मसल्स को ब्लड कम मिलेगा तो मसल्स की प्रॉपर वर्किंग नहीं होगी, प्रॉपर जो है उसकी एक्टिविटी नहीं होगी तो फटीक जैसी सिम्टम्स आएंगी, मसल्स पेन आएगी। मसल्स हैक का नाम यूज़ करते होते हैं हम मसल्स पेन के लिए। उसके बाद चेस्ट पेन आएगी। जब वेंट्रिकल में ब्लड की जो एक्यूमुलेशन होती रहेगी तो हमें पता है कि हार्ट हमारा कहाँ होता है, चेस्ट कैविटी में होता है, ठीक हो गया। चेस्ट में होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है। तो जब चेस्ट में वेंट्रिकल्स में ब्लड की बहुत ज़्यादा फीलिंग रहेगी तो उस वजह से फिर पेशेंट को जो है वो चेस्ट पेन आएगी, चेस्ट हैवीनेस आएगी। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते होते हैं, जब पेशेंट को अंदर ये सारा कुछ क्लिनिकल फीचर देखने को मिल जाता है तो पेशेंट जो है, डॉक्टर जो होता है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉक्टर हार्ट साउंड सुनने के लिए अस्कुल्टेशन करता होता है स्टेथोस्कोप को। जब वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर रखता है तो पेशेंट डॉक्टर को जो है वो एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनने को मिलती है, वो होती है S3 हार्ट साउंड। याद रखें कि S3 हार्ट साउंड जो होती है ये फिजियोलॉजिकली भी हो सकती है और पैथोलॉजिकली भी हो सकती है। अगर फिजियोलॉजिकली ये होती है, ये हाइब्रिक एक्सरसाइज के अंदर फिजियोलॉजिकली होती है, प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकली होती है। अब मैं ये डिटेल के साथ तो नहीं बताऊंगा कि फिजियोलॉजिकली ब्रेक एक्सरसाइज के दौरान क्यों होती है और प्रेगनेंसी के अंदर क्यों होती है, क्योंकि हम ये पहली वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ चुके हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और तीनों टाइप्स को। अब हम इसका क्यों रिव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ यही बताऊंगा, अगर किसी ने ये देखना है कम्प्लीटली तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ पे जाके देख सकते हैं एक एक वीडियोज़ को, ठीक हो गया।
इसके अंदर S3 हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। हमें पता है कि जब हार्ट के वेंट्रिकल्स जो है वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट कर गई, मायोकार्डियम लेयर डायलेट कर गई, तो वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो होगी नहीं, तो इस वजह से सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होगा पेशेंट के अंदर। उसके बाद बलून शेप हार्ट ऑन एक्सरे, जब हम इन्वेस्टिगेशन, ये इसका हॉल मार्क है, जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो एक्सरे के ऊपर हार्ट आपको जो है वो बलून शेप मिलता है, जैसे आप गुब्बारे के अंदर हवा नहीं भर देते और गुब्बारा जो है वो फूला सा मिलता है आपको, इस तरह हार्ट के जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा रहेगा तो हार्ट की जो है ये बलून शेप मिलेगा। जब मसल्स डायलेट कर गए तो हार्ट का साइज़ बड़ा है, तो जिस वजह से ये हार्ट आपको बलून शेप मिलता होता है। उसके बाद सिस्टोलिक रीगर्जिटेशन मरमर मिलता होता है, जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा रहेगा, इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं रहेगी, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आता जा रहा। अब लेफ्ट एट्रियम को तो नहीं पता कि आगे इसके मसल जो है वो बाई डायलेट कर चुके हैं, मैं ही कोई हया कर लूँ, मैं ही कुछ गैरत खा लूँ कि ब्लड आगे कम दूँ। उसने तो अपनी स्पीड के साथ भेजना है, जब वो स्पीड के साथ भेजेगा तो इसके अंदर एक वक्त आएगा जब बहुत ज़्यादा ब्लड हो जाएगा, वो क्या करेगा, ब्लड जो है प्रेशर लगाएगा तो वो मिट्रल वाल्व को ओपन कर सकता है और ये रिगर्जिटेट कर सकता है। इस वजह से सिस्टोलिक रिगर्जिटेशन मरमर मिलती है हमें एब्नॉर्मल हार्ट साउंड। उसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं, ट्रीटमेंट हम अंडरलाइन काज करते होते हैं, जो हमें काज मिलता है उसको हम ट्रीट करते होते हैं। हम इस बंदे में फ्लूइड इनटेक जो है वो डिक्रीज़ करवाएंगे। वो क्यों डिक्रीज़ कराएंगे, हमें पता है कि इस बंदे के अंदर फ्लूइड वो पहले ही वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग है, तो अगर हम फ्लूइड बाहर से रिप्लेस करवाते हैं तो वो हमारे ब्लड में जाएगा। जब जब वो फ्लूइड हमारी बॉडी के ज़रिए जो है वो हार्ट के पास जाएगा तो वो और ज़्यादा उधर एकमुलेशन होगी और सीवियरिटी आएगी। उसके बाद हम सोडियम इंटेक डिक्रीज़ करवाते होते हैं। सोडियम हमें पता है कि ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाता है, तो जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाएगा तो हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और फिर पेशेंट के अंदर आगे मसल्स डायलेट किए हुए हैं तो पेशेंट के अंदर हमें वो सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम डाइजॉक्सिन का यूज़ करवाते होते हैं। डाइजॉक्सिन जो है हॉस्पिटल के अंदर डिजिटैलिस के नाम से ये ड्रग्स जानी जाती होती है। उसके बाद हम इम्प्लांटेबल्स कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेशन, ये एक स्मॉल बैटरी होती है जो कि हम इसको सबक्लेवियन वेन्स के अंदर जो है वो ये पुट कर देते होते हैं, ये हार्ट की एक्टिविटी को नोट करती रहती है। उसके बाद हम लूप डायूरेटिक ड्रग का यूज़ करवाएंगे। लूप डायूरेटिक ड्रग्स में जो आ जाती है वो फ्यूरासीमाइड आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जब वेंट्रिकल्स के अंदर फ्लूइड की अकोमोलेशन हुई पड़ी है तो जब हमारी बॉडी में फ्लूइड की अकोमोलेशन होती है तो उसके लिए हम लूप डायूरेटिक का यूज़ करते हैं। ये एक्सेस फ्लूइड को जो है एक्सक्रीट करवा देती होती है। उसके बाद हम अगर बहुत ज़्यादा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो चुकी है जिसके अंदर हार्ट की जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी वापस आने का मौका नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, तो फिर हम लास्ट चांस होता है वो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे होता है हमें ये भी पता है। अब ये तो नहीं कि हम उसी वक्त कहेंगे कि किसी जिंदा बंदे को पकड़ के लाओ और हमने हार्ट ट्रांसप्लांट करना है वरना आपका बंदे के जो है वो कोई कंडीशन नहीं हमें मिल रही। हम ये तो नहीं कह सकते एक जिंदा बंदे को पकड़ के लाओ, उसका हार्ट निकाल दो और दूसरे को डाल दो, एक को बचा लो दूसरे को मार दो, ये तो नहीं ना हो सकता भाई। होता है कई कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर उसका दिल निकाल लिया जाता है पोस्टमार्टम के ज़रिए, ठीक हो गया, और उसके दिल को जो है वो सेव कर लिया जाता है, हार्ट को सेव कर लिया जाता है और उसका हार्ट भी ट्रांसप्लांट करा देते हैं। अब हम आ जाते हैं कि पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी क्या होती है। पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी डिजीज़ होती है कि हमें पता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो फीटस को जो है वो ब्लड सप्लाई फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कम होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, ब्लड की डिमांड ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न क्या होती है हमें पता है कि फीटस जो होता है, बच्चा जो होता है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में उसके ऑर्गन्स की मैचुरेशन हो चुकी होती है, तो जब ऑर्गन्स की मैचुरेशन होगी तो उनको ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए ब्लड किसने देना होता है, माँ ने देना होता है। जब माँ ने ब्लड देना होता है तो माँ के हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो माँ के हार्ट में ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, तो हार्ट के मसल ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी करने की वजह से ये हार्ट के मसल जो होते हैं ये डायलेट कर जाते होते हैं। उसके बाद ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम आ जाता है जिसको हम टैकोर्ड-सोबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं या कोई बंदा कोमे में चला जाता है तो हमें पता है कि इस स्ट्रेस में हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो ये हार्ट के मसल्स को डायलेट करवा सकती है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब हमारी आगे जो टाइप है वो है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है। हमने जैसा कहा था कि 90% जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है। हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव अगर आपके पास 100 पेशेंट और हॉस्पिटल में प्रेजेंट करता है कार्डियोमायोपैथी का तो उनमें से 5 से 7% लोगों को हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर क्या होता है कि
ये हमारे हार्ट की नॉर्मल डायग्राम है, ठीक हो गया। राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे हार्ट का अराउंड चारों तरफ जो होता है ये मायोकार्डियल लेयर होती है, ठीक हो गया। हमारे ये सेप्टम जो होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाला, इसको हम इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहते हैं, ठीक हो गया। इसके ऊपर भी मायोकार्डियम की लेयर होती है। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला सेप्टम होता है, इसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते होते हैं, ठीक हो गया। इसके ऊपर भी मायोकार्डियम की लेयर होती है, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि इस पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जो है मायोकार्डियम लेयर की वो है डायलेशन हो जाती है। जब डायलेट हो जाती है तो ये इसका एरिया भरेगा, जब एरिया भरेगा तो ये इनसाइड को डायलेट करेंगी, तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो है वो साइज़ डिक्रीज़ हो जाता होता है। जब डिक्रीज़ होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा, ब्लड कम आएगा, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। इसके अंदर डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, क्योंकि जब इसका एरिया कम होगा, मसल्स डायलेट करेंगे इनसाइड को, तो पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आएगा, बॉडी को कम मिलेगा, तो पेशेंट के अंदर डिजीनेस, फटीग जैसे सारे सिम्टम्स देखने को मिलते होते हैं, ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उधर एक्सेंट्रिक सिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रही थी, तो इधर क्या होती है, इधर हमारे कंसेंट्रिक एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसके ऊपर मायोकार्डियम की लेयर है, ये तो दोनों तरफ हाइपरट्रॉफी हो सकती है, एक तरफ क्यों होती है? तो याद रखें 95% जो हाइपरट्रॉफी होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मसल्स की होती है, और 5% सिर्फ जो है राइट वेंट्रिकल की तरफ होती है। तो इसका मतलब कि 95% चांसेस तो इधर को हाइपरट्रॉफी की है, तो इसका मतलब कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल में मोर कॉमन होती है, इसलिए हम इसे एसिमेट्रिकल हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और ये इनवर्ड को हो रही है तो इसे हम कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कहते होते हैं, ठीक हो गया। और याद रखें इसके अंदर आपने जेनेटिक एसोसिएशन को कभी नहीं भूलना, कभी भी नहीं भूलना। सारा टॉपिक भूल जाए मगर जेनेटिक एसोसिएशन को आपने नहीं भूलना भाई। कुछ चीज़ें होती हैं याद रखने वाली, ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी 60 to 70% जो है ये एसोसिएट कर रही होती है जेनेटिक एसोसिएशन से। ऑटोसोमल डोमिनेंट ये डिजीज़ है। फॉर एग्जांपल ऑटोसोमल डोमिनेंट ऐसी डिजीज़ को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर फादर और मदर दोनों में से किसी एक को भी ये डिजीज़ है, तो उनमें से अगर डिफेक्टिव एक कॉपी जीन की एक डिफेक्टिव कॉपी आ जाती है, तो वो बच्चे में डायलेटेड हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ये 60 से 70% जेनेटिक एसोसिएशन करती है। इसके अंदर होता क्या है कि अब ये मसल्स की डायलेशन क्यों होती है, हाइपरट्रॉफी क्यों होती है, इसकी क्या रीज़न है? हमारे पास मायोसिन प्रोटीन होती है। मायोसिन प्रोटीन की दो चेन होती है, एक लाइट चेन होती है और एक हैवी चेन होती है। लाइट चेन जो होती है ये हमारे हार्ट के मसल मायोकार्डियम जो हार्ट को चारों तरफ से सराउंड कर रही होती है, कवर कर रही होती है, उसको लाइट चेन कंट्रोल कर रही होती है, ठीक हो गया, उस मायोकार्डियम को। और जो मायोकार्डियम लेयर हमारे सेप्टम दोनों इंटरवेंट्रिकुलर और इंटर आर्टेरियल सेप्टम को कंट्रोल करती है, इसको हैवी चेन कंट्रोल कर रही होती है। तो इसके अंदर हैवी चेन की म्यूटेशन आ जाती है। जब हैवी चेन की म्यूटेशन आएगी तो ये लेयर की जो है ये कंट्रोल नहीं करेगी, लेयर जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, तो इस वजह से ये हाइपरट्रॉफी हो जाती होती है। ये कि उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इसके अंदर डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, जैसा कि मैंने बता दिया कि जब इसका साइज़ कम होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, तो वेंट्रिकल्स को जो है प्रॉपर रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा, जिस वजह से इस पेशेंट के अंदर डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। इसके बाद इस पेशेंट के अंदर S4 आउट साउंड सुनने को मिलता होता है। वो कैसे मिलता है ये देखें, जब इसका साइज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो पेशेंट के अंदर जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब इसको रिलैक्सेशन का नहीं टाइम मिलता तो ये ब्लड बहुत कम लेगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स तभी ब्लड लेते हैं ना जब ये रिलैक्स होते हैं। जब ये रिलैक्स नहीं होंगे तो इनके अंदर ब्लड की फीलिंग जो होगी वो बहुत कम होगी। जब इनके अंदर ब्लड की फीलिंग कम होगी तो आगे एरिया कम है, जब ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी की फॉर्म में रहेंगे तो ये ब्लड वापस रिगर्जिटेट कर एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, ये रिगर्जिटेट करेगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा, एरिया इसमें ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक तो रिगर्जिटेट करके आ रहा है और ऊपर से पल्मोनरी वेन से आ रहा है, तो जिस वजह से लेफ्ट एट्रियम में एक स्पीड के साथ इसको ब्लड को इजेक्ट करेगा और एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम S4 हार्ट साउंड का नाम देते होते हैं। ये भी एक हॉलमार्क होता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का। उसके बाद ये एक इन यंग एथलीट्स सडन ऑनसेट डेथ इज ड्यू टू विच डिजीज़, वो होती है हुक्म हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसकी रीज़न क्या है? एक बंदा जो है वो ब्रिक एक्सरसाइज करता है या वो प्लेइंग मैन है, गेमें खेलता है, उसके अंदर क्या होता है हमें पता है कि जब एक्सरसाइज के दौरान हमारी बॉडी के जो है एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई की डिमांड जो है वो बढ़ जाती होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पहले जो है वो वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई पड़ी है मसल्स की इसके अंदर, तो जब
इसके अंदर बॉडी को ब्लड डिमांड बढ़ेगी तो ये आगे वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे, आगे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कम ले रहा है, तो ये ब्रेन जो है ये हार्ट को कहेगा कि भाई कुछ कार आगे ब्लड दे, बॉडी को ब्लड चाहिए। बंदा जो है वो गेम खेल रहा है, उसकी एनर्जी कम हो रही है तो ब्लड नहीं दे रहा, तो क्या ड्रामा लगाया रखा है तूने, ऐसे कहता है हार्ट। सीधी सी बात है, ठीक है। जब ये ऐसे कहेगा तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपना कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवा देगा। जब ये अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाएगा तो यार ये बताएं, जब वेंट्रिकल्स आगे कॉन्ट्रैक्टिलिटी की फॉर्म है तो इनका साइज़ बढ़ता चला जाएगा और ये एक वक्त आएगा कि ये एओर्टिक वाल्व्स को भी बंद करवा सकते हैं। जब ये बंद करवा देंगे तो एओर्टा में ब्लड बिल्कुल नहीं जाएगा, जब एओर्टा में ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो पेशेंट की जो है वो डेथ हो सकती है। तो याद रखें इस पेशेंट के इसके अंदर क्या होता है, आप जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है तो आपने पेशेंट से फैमिली हिस्ट्री लेनी होती है। जब आप पेशेंट से फैमिली हिस्ट्री लेते हैं ना तो आप पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, ये कंडीशन मुझे आती है, मैं खेलता हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ऐसे लगता है कि जैसे मैं मरने ही वाला हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये आपके साथ कब से हो रहा है, डॉक्टर साहब को कह कि डॉक्टर साहब हाँ हाँ मुझे याद आया, आज से 3 से 4 साल पहले मेरे अब्बू जो है ना वो गेमें खेलते थे और उनकी खेलते खेलते डेथ हो गई थी। तो डॉक्टर साहब को 90% पता चल जाएगा कि ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट है। और हम इस बंदे को जो होते हैं उसके बाद इस बंदे के अंदर क्लिनिकल पिक्चर क्या मिलते हैं, डिस्निया। जब बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो पेशेंट को है वो डिस्निया होगा, पेशेंट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। हाइपोटेंशन, जब एओर्टा में ब्लड सप्लाई कम हो रही, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी वेंट्रिकल की हाइपोट्रोफी की वजह से तो हाइपोटेंशन हो गई। पेशेंट के अंदर बीपी जो होगा 120/80 से कम मिलेगा। उसके बाद पल्स भी वीक मिलेगी, जब बॉडी को ब्लड कम मिल रहा है तो पल्स भी वीक मिलेगी। उसके बाद मस्कुलर पेन होगी, जब मसल्स को ब्लड सप्लाई कम होगी तो मसल्स की जो है वो एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी और मसल्स हैक होगी, जिसे हम मसल्स पेन कहते होते हैं। सिनकोप, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सिनकोप क्या होती है। अब देखें जब इसके अंदर क्या होता है कि सिनकोप एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सडन मेंटल स्टेटस लॉस हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, जब वेंट्रिकल से ब्लड कम आएगा तो एक वक्त आएगा जब सडनली ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम होगी तो पेशेंट के जो है वो मेंटल स्टेटस जो है वो लॉस हो सकते हैं। ठीक हो गया इसके अंदर। उसके बाद अस्कुल्टेशन करने पर हमें S4 हार्ट साउंड मिलती होती है। ठीक हो गया, स्टेथोस्कोप से S4 हार्ट साउंड मिलती होती है। इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं तो इसके ये जो है कन्फर्मेटरी डायग्नोज जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो होता है बायोप्सी हमें क्या शो करती होती है कि मायोफिब्रिल डिसअरेंजमेंट। ठीक हो गया, ये मायोकार्डियल लेयर है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं। ठीक हो गया, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाते हैं मायोकार्डियम के अंदर, ये फाइबर्स जो होते हैं ये एक अरेंजमेंट में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, मगर इसके अंदर डिसअरेंजमेंट होती है, मायोफिब्रिल डिसअरेंजमेंट होती है। जब ये डिसअरेंजमेंट होगी तो इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होगी वो एबनॉर्मल होगी। तो ये हमें हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर मिलता होता है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे के ऊपर हमें क्या मिलता होता है, चेस्ट एक्सरे जो है हमें शो करते होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी शो करते होते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर हम पेशेंट को कहेंगे कि सजेशन डिक्रीज इंटेंसिटी एथलीट्स एक्टिविटी, हम उसे कहेंगे कि अपनी जो है ना वो आप एक्सरसाइज की एक्टिविटी को कम करें, बॉडी को जो है वो रिलैक्स में रहें, आप जो है बेड रेस्ट करें। क्योंकि जब पेशेंट एक्टिविटी को करेगा तो बॉडी को ऑर्गन्स को ब्लड डिमांड ज़्यादा चाहिए होगी और जब ज़्यादा चाहिए होगी हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी करेगा और हाइपरट्रॉफी ज़्यादा से ज़्यादा होगी और एरिया जो है वो कम होता जाएगा। ठीक हो गया, और ये एओर्टिक वाल्व को भी क्लोज करवा सकता है। ठीक हो गया, उसके बाद हम क्या करवाते हैं, कैल्शियम आयंस का इंटेक कम करवाते हैं क्योंकि ये भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाता है। तो हमें पता है इस बंदे के अंदर पहले ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, हमने तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करवाना था। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी तो सारे काम जो है वो ठीक होते जाएंगे। उसके लिए कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करने के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते होते हैं, जिसकी जो ड्रग आजकल बहुत यूज़ हो रही है पाकिस्तान में, वरापामिल। ठीक हो गया, उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स देते होते हैं। ठीक हो गया, हार्ट रेट को कम करने के लिए वो होती है एटिनोलोन। ठीक हो गया, नोलोन। उसके बाद हम जो है इंट्राकार्डियक अल्कोहल इन्फ्यूज़, अभी ये तो पाकिस्तान के अंदर तो कॉन्सेप्ट नहीं है मगर यूरोप के अंदर ये कॉन्सेप्ट माना जाता है कि अगर हम हार्ट के इनसाइड अल्कोहल का इन्फ्यूज़ करवाते हैं तो 60 से 70% हाइपरट्रॉफी कम हो जाती है। जब हाइपरट्रॉफी कम होगी, मसल जो है वो डायलेशन उनकी कम होगी तो सारे काम सिस्टम कम हो जाएंगे, वेंट्रिकल जो है वो ब्लड को रिसीव करना शुरू कर देंगे और आगे उनका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा, बॉडी को उनकी डिमांड के मुताबिक ब्लड मिलेगा और ब्रेन को भी ब्लड मिलेगा। तो पेशेंट के अंदर डिजीनेस जैसी भी नहीं आएगी और पेशेंट के अंदर बीपी भी इंक्रीज़ हो जाएगा और सारे सिम्टम्स हमें
तकरीबन 60 से 70% ये ट्रीटमेंट हो जाता है। ये मगर ये यूरोप में किया जाता है, हमारे पाकिस्तान में नहीं किया जाता। ठीक हो गया। उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये इसको हम इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट के वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर पाते, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की फॉर्म में रहती है। इसके अंदर भी डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। ठीक हो गया। आप सपोज करें कि ये मायोकार्डियम लेयर है। ठीक हो गया। इसके अंदर मायोसाइट्स होते हैं, मायोकार्डियल लेयर के अंदर मायोसाइट्स होते हैं। अब सपोज करें इन मायोकार्डियम जब मायोकार्डियम ने ब्लड को हार्ट ने रिसीव करना होता है तो ये मायोसाइट्स के दरमियान स्पेसिस होती है, ये रिलैक्स होते हैं, इनके दरमियान स्पेसिस भर जाती है। ठीक हो गया। जब ब्लड को रिसीव करना होता है ये रिलैक्स की फॉर्म में होती है। तो जब ये ब्लड को वेंट्रिकल्स ब्लड को इजेक्ट करती हैं तो ये स्पेसिस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है मायोसाइट्स, और इनके दरमियान स्पेसिस कम हो जाती है। ये तो नॉर्मल ही है, फिजियोलॉजिकल ही है। अभी इस बंदे के अंदर क्या होता है कि इन मायोसाइट्स की स्पेसिस के दरमियान किसी चीज़ के इनफिल्ट्रेट करने से इनका एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम होगा इनको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलेगा और इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से इनके अंदर डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन मिलता होता है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आयरन ओवरलोड हो जाता है। ठीक हो गया। इसके अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी हमने हीमोक्रोमाटोसिस पढ़ा था। ये जो है ये मायोसाइट्स के अंदर जाके ये इनफिल्ट्रेट कर सकती है। ठीक हो गया। जब मायोकार्डिया के अंदर जाके इनफिल्ट्रेट करेंगे, सपोज करें कि ये आयरन डिपॉजिट हुई पड़ी है तो इनकी जो है वो स्पेसिस कम होगी। स्पेसिस कम होगी तो इनको डायलेशन का टाइम कम मिलेगा। डायलेशन का टाइम कम मिलेगा तो पेशेंट के जब कम मिलेगा तो ये वेंट्रिकल्स जो होंगे ये एट्रिया से ब्लड नहीं ले पाएंगे। एट्रिया से ब्लड नहीं ले पाएंगे तो इनका डायसिस्टोलिक जो है वो डिसफंक्शंस होगा, जिस वजह से जो तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो बॉडी को ब्लड कम मिलेगा। उसके बाद एमाइलोडोसिस आ जाता होता है। एमाइलोडोसिस जो होता है ये एक अमाइलॉइड एक अनडाइजेस्टिबल प्रोटीन्स होती है। ठीक हो गया। इसके अंदर और ये बॉडी में डाइजेस्टिबल नहीं होती है। अगर अमाइलॉइड प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है तो ये भी मायोसाइट्स में आकर डिपॉजिट हो सकती है और इनकी जो है स्पेसिस कम होगी और जिस वजह से ये इनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होगी और इनके दरमियान जो है वो स्पेसिस नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी और डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, जिस वजह से ये भी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। उसके बाद पोस्ट रेडिएशन फिब्रोसिस। पोस्ट रेडिएशन फिब्रोसिस कैसे करवा सकती है? फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब के पास एक पेशेंट आ जाती है। ठीक हो गया। उसको ना डॉक्टर साहब ने पहले कीमोथेरेपेटिकली ट्रीटमेंट किया मगर कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो सेकंड जो है चॉइस होती है वो रेडिएशन थेरापी होती है। तो डॉक्टर साहब ने जब रेडिएशन थेरापी करवाई तो हमें पता है कि हमारा हार्ट जो है वो थोरेसिक कैविटी में है और वहाँ पे हमारे लंग्स भी दोनों तरफ पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। अब उस बंदी को जो है वो लंग्स कैंसर था तो जब डॉक्टर साहब ने जब रेडिएशन करवाई तो उसने हार्ट को अफेक्ट किया। हार्ट को अफेक्ट कैसे किया? जब उसने पेरिकार्डियम की जो है वो डेथ करवाई, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन करवाई उस रेडिएशन ने, तो पेरिकार्डियम के जो डेड सेल होंगे वो जाके मायोकार्डियम के मायोसाइट्स में मायोकार्डियम में फ्यूज़ कर सकती है और ये इसकी डायलेशन करवा सकती है। ठीक हो गया। इस वजह से भी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है कहा जाता है। उसके बाद लोफलर सिंड्रोम होता है। लोफलर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इयोसिनोफिल का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के अंदर, और इयोसिनोफिल का लेवल जब इंक्रीज़ होता है तो ये भी मायोकार्डियम के मायोकार्डियल लेयर के मायोसाइट्स के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकती है। जब ये इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो ये भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाएंगे, डायलेशन करवाएंगे और ये भी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवा सकते हैं। उसके बाद सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एबनॉर्मल ग्रैनुलोमास बनते हैं और ग्रैनुलोमास ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाके इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं और ये सिम्टम्स को ला सकते हैं। मगर हम यहाँ पे इन्फिल्ट्रेटिव कार्डियोमायोपैथी पढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी को ही डिस्कस करेंगे। जब ये मायोसाइट्स में जाकर इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो ये भी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी करवा सकते हैं। उसके बाद इस बंदे के अंदर डायसिस्टोलिक डिसफंक्शन मिलता होता है, बीपी डिक्रीज़ मिलेगा। जब वेंट्रिकल्स जो है वो डायलेट कर जाएंगे तो वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में कम जाएगा तो बीपी जो होगा इस बंदे का डिक्रीज़ मिलेगा। ठीक होगा। इसके बाद जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो पेशेंट के अंदर डिजीनेस जैसी कंडीशन आएगी। उसके बाद जिगुलर वीनस प्रेशर एलिवेटेड कैसे मिलता है? जब वेंट्रिकल्स की डायलेशन हुई पड़ी है, राइट वेंट्रिकल जो है वो भी डायलेट कर गया तो राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा। राइट एट्रियम से ब्लड नहीं लेगा तो राइट एट्रियम में प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ मिलेगा। राइट एट्रियम में इंक्रीज़ मिलेगा तो हमें पता है कि राइट एट्रियम जो होता है वो सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड लेता है, इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड लेता है। जब सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज़ मिलेगा तो सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो जेवीपी से इंक्रीज लेता है ब्लड। जेवीपी जो होगी वो डिस्टेंडेड मिलेगी, एलिवेटेड मिलेगी तो इन बंदों के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हमें पता है कि इन्फीरियर वेना केवा जो होती है राइट एट्रियम से एट्रियम को ब्लड देती है, तो जब राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज़ होगा
तो इन्फीरियर वेना केवा के अंदर भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा। जब इन्फीरियर वेना केवा के अंदर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये ब्लड जो होगा फ्लूइड होगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो है कम्युलेट होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट के अंदर पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। टैकीकार्डिया कैसे होगा? जब बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड कम मिल रहा है, ठीक होगा, डायलेशन की वजह से वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट नहीं हो रहा, तो हार्ट जो है वो हार्ट को ब्रेन कहेगा कि भाईजान कुछ करो, तो हार्ट जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता होता है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाते होते हैं? वेंटिलेशन की डायलेशन हमें मिलती होती है ईसीजी के ऊपर, ठीक हो गया। वो लो वोल्टेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता होता है इस बंदे के अंदर। हम बीटा ब्लॉकर्स देते होते हैं, ठीक होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते होते हैं, लूप डायूरेटिक देंगे क्योंकि इसके अंदर एडिमा हो रहा है, और ट्रीटमेंट जो होगा वो बाकी अंडरलाइन काज होगा, ठीक हो गया यहाँ तक। अब हमारा जो टॉपिक आज का है वो रूमेटिक फीवर जो हमने डिटेल के अंदर कर दिया और अब यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। अब हम इसके क्विक रिव्यू को हमने कहा था कि 4 टॉपिक्स को हमने करना है, वो हम करते हैं। हमने कहा था कि रूमेटिक फीवर जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर होता क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर अब होता क्या है कि एक बैक्टीरिया जो कि स्ट्रेप्टोको ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई बी हीमोलाइटिक बैक्टीरिया है, ये आगे सोर थ्रोट का इन्फेक्शन करवाता है और इस बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, और वो एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एम प्रोटीन होती है, उसको किल करने के बजाय बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ पर एम प्रोटीन होती है उनको ये अफेक्ट कर देती है, उनको किल कर देती है, और पेशेंट के अंदर हमें फिर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि एम प्रोटीन बॉडी में कहाँ कहाँ पर होती है। ये एम प्रोटीन हार्ट में होती है, सब क्यूटेनियस होती है, ब्रेन में होती है, जॉइंट्स में होती है, ठीक हो गया। जब ये जॉइंट्स में एम प्रोटीन्स को जाकर किल करेंगे एंटीबॉडी, तो ये माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होगी। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस कैसे होगी कि फॉर एग्जांपल इसने 2 दिन एक जॉइंट्स को जाकर टारगेट किया, उसको जब डैमेज कर दिया एम प्रोटीन को फुल, तो उस जॉइंट से फिर ये रिप्लेस होगी, दूसरे जॉइंट्स पे चले जाएगी, दूसरे जॉइंट से फिर तीसरे पे चले जाएगी। इस तरह पूरी बॉडी के जॉइंट्स की पेन होती है पेशेंट को, ठीक हो गया। उसके बाद नड्यूल्स बनते हैं स्किन के और सब क्यूटेनियस। जब हमें पता है कि हमारी स्किन पे एम प्रोटीन्स होती हैं, तो ये जब उसको जाकर डैमेज करेंगे तो फिर बॉडी स्किन के ऊपर नड्यूल्स बनते होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एरिथीमा मार्जिनेटम से हमारी चेस्ट पे स्किन के ऊपर एम प्रोटीन्स होती है, तो जब ये चेस्ट के ऊपर जाके एम प्रोटीन्स को डैमेज करेंगे तो वहाँ पे एरिथीमा मार्जिनेटम रेड रैशेस बनेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद सैडन हार्म कोरिया, हमने पढ़ा सैडन हार्म कोरिया जब ब्रेन के अंदर जाके ये एम प्रोटीन को डैमेज करेगी तो ये पेशेंट के अंदर शर्की जर्की पर्पसलेस मूवमेंट होगी, जिसे हम सैडन हार्म कोरिया कहते होते हैं। उसके बाद पैनकार्डाइटिस, जब हार्ट की 3 लेयर्स को ये जाकर डैमेज करेगी, इन्फ्लेमेशन करवाएगी, तो उसको हम पैनकार्डाइटिस कहते होते हैं। उसके बाद हमने माइनर क्राइटेरिया के अंदर पढ़ा था कि आर्थ्रल्जिया हो सकता है, ठीक हो गया। उसके बाद हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हाई ग्रेड फीवर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस बंदे के अंदर इंक्रीज ASOT मिलेगा। ASOT क्या है? A से एंटी, S से स्ट्रेप्टोलाइसिन, और O से एंटीबॉडी, और T से टाइटर। इस बंदे के अंदर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडी टाइटर जो होगी वो इंक्रीज मिलेगी। उसके बाद हमें पता है कि जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब भी कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगा तो एरिथ्रोसेडिमेंट्री रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता होता है। उसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इंक्रीज़ हो जाती होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम ट्रीटमेंट में इस बंदे को बेड रेस्ट का कहेंगे, क्योंकि इसको माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस से बेड रेस्ट करेगा तो कुछ पेन जो है वो रिलीव होगी। उसके बाद हम पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे। उसके बाद हमें पता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम जो है इस बैक्टीरिया के खिलाफ जो है वो एंटीबायोटिक्स देंगे, और एंटीबायोटिक्स कौन सी देंगे? वो बेंजाथीन होगी। बेंजाथीन ऐसी ड्रग है वो जो कि 3 से 4 हफ्तों तक जो कि अपना असर रखती है। तो इस बंदे में अगर ट्रीटमेंट करने के बावजूद बंदे में रूमेटिक फीवर के अगर ट्रीट नहीं होता है तो फिर हम 4 वीक के बाद इस बंदे को बेंजाथीन का इंजेक्शन लगाएंगे, क्योंकि 4 हफ्तों तक तो इसका असर रहता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम स्टीरॉइड देंगे। स्टीरॉइड इसलिए देंगे क्योंकि एंटीबॉडियाँ जो कि एबनॉर्मली रिएक्ट कर रही है, तो इसलिए हम एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को कम करने के लिए प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें वो पूछते हैं कि रूमेटिक फीवर के अंदर जो है इम्पोर्टेंट काज डेथ का क्या होता है, तो वो इम्पोर्टेंट काज होता है मायोकार्डाइटिस। अगर मायोकार्डियम लेयर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये रूमेटिक फीवर के अंदर डेथ करवा सकती है। उसकी वजह क्या है? हमें पता है कि मायोकार्डियम एक मोस्ट पावरफुल पंपिंग लेयर है हार्ट की, जो कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाते हैं। जब मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी हार्ट की तो बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा। जब बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट की रूमेटिक फीवर के अंदर डेथ हो जाती है तो उसका जो है वो काज फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, तो उसका काज फाइंड करने के लिए हम एटॉप्सी करवाते होते हैं। एटॉप्सी ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर हम
डिजीज़ का काज फाइंड आउट करते होते हैं। ठीक हो गया। एटोप्सी को हम पोस्टमार्टम भी कहते होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब डॉक्टर्स ने इसकी एटोप्सी की ना बंदे की, तो बंदे के अंदर डॉक्टर्स को जो है नॉर्मली हमारी मायोकार्डियल लेयर के अंदर एक बहुत सारे सेल होते हैं, मगर यहाँ पे हम समझने के लिए सपोज करेंगे ये एक सेल है जिसको हम जेंट सेल भी कहते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस है। ठीक है। उस बंदे के अंदर जो है ना, ये सेल्स की मायोकार्डियल लेयर की इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इन सेल और न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो इनलार्ज्ड मिलता होता है, जिसे हम एस्ट्रोफ सेल्स भी कहते होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जब डॉक्टर्स ने मज़ीद देखा तो इनको इस सेल्स के गिर्द जो है ये डॉट लाइक जो है ना फिब्रोब्लास्ट हो गया, लिम्फोसाइट्स, फिब्रिनोइड्स मिले। तो इनको डॉक्टर्स ने जो है इन एस्ट्रोफ सेल्स और इन फिब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स को मिला के एस्ट्रोफ बॉडी का नाम दे दिया। उसके बाद जो हमने हमारा एक रह गया था इसके अंदर, वो ये था कि हम इस बंदे के अंदर रोमैटिक फीवर जो होता है ये हमारे हार्ट के वाल्व्स को जो है ना ये डैमेज करता है, और हार्ट के वाल्व्स, जिन हार्ट के वाल्व्स का ज़्यादा प्रेशर होगा उनको ये पहले डैमेज करेगा। फॉर एग्जांपल मिट्रल वाल्व जो होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है मिट्रल वाल्व पर, ब्लड प्रेशर, तो ये सबसे पहले मिट्रल वाल्व को डैमेज करेगा। उसके बाद ये एओर्टिक वाल्व आ जाता है, उसके बाद फिर ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, उसके बाद hypertrophic obstructive cardiomyopathy, and then restrictive cardiomyopathy, and then last is rheumatic fevers. So thank you.